खम्मा घणी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाय एआई पर। आज का टॉपिक है मारवाड़ के राठौर शासक एक वंशावली। साथ ही हमारे डेली शॉर्ट्स जरूर देखें जिसमें होते हैं डेली एमसीक्यूज राजस्थान जीके के लिए। तो आज हम मारवाड़ के राठौर शासकों की वंशावली पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास, जैसा कि हमने देखा, विकिपीडिया है, कुछ ऐतिहासिक वेबसाइटें हैं और YouTube ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं जी। मकसद ये है कि मारवाड़ के इतिहास की जो मुख्य कड़ियां हैं, जो प्रमुख शासक हैं और वो घटनाएं जिन्होंने इस क्षेत्र को आकार दिया, उनको समझा जाए। बिल्कुल। और देखिए, राठौड़ वंश का जिक्र आते ही कन्नौज का नाम जुड़ता है। हालांकि ये कितना ऐतिहासिक है, इस पर अलग अलग मत हैं, पर महत्वपूर्ण ये है कि उनका मारवाड़ में आना, जो आज का जोधपुर और आसपास का इलाका है, वो राजस्थान के इतिहास का एक अहम मोड़ था। हाँ। ये सिर्फ एक वंश की कहानी नहीं है, ये एक तरह से एक पूरे क्षेत्र के निर्माण की, उसकी पहचान बनने की गाथा है। मारवाड़ की धरती, रेत और शौर्य की धरती, उसको बनाने वाले यही लोग थे। तो इसकी शुरुआत होती है राव सिंहा से। जी। इन्हें ही मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। हाँ, प्रथम पुरुष, आदि पुरुष भी कहते हैं। कहते हैं कि वो पालीवाल ब्राह्मणों की मदद के लिए बदायूं से मारवाड़ आए थे। ये बात लगभग 1240 ईस्वी के आसपास की है। बिल्कुल। और देखिए, उनका आना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। उस समय पाली एक बड़ा व्यापारी केंद्र था। पालीवाल ब्राह्मण बहुत समृद्ध थे, लेकिन असुरक्षा थी, लुटेरों का डर या स्थानीय शासकों से परेशानी। हाँ, कुछ वैसा ही। बाहरी आक्रमण और स्थानीय उपद्रव दोनों थे। पालीवाल ब्राह्मणों को एक शक्तिशाली संरक्षक की जरूरत थी। राव सिंहा उस समय बदायूं के पास थे। उनकी ख्याति एक वीर योद्धा के रूप में थी, तो उन्हें निमंत्रण भेजा गया। अच्छा, तो वो आए और उन्होंने पाली के पास खेड़ को अपनी पहली राजधानी बनाया। जी, खेड़ में उन्होंने अपना पहला ठिकाना जमाया। यहीं से मारवाड़ में राठौड़ सत्ता की शुरुआत हुई। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। उनका पूरा जीवन ही संघर्षों में बीता। हाँ, सुना है, वो आखिर तक लड़ते रहे। बिल्कुल। 1273 ईस्वी ने पाली के पास ही बिठू गांव में मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी पार्वती सोलंकी, वो भी सती हो गई थी। ओह। उनका एक स्मारक शिलालेख मिला है, देवल का लेख कहते हैं उसे, बिठू गांव से ही। वो आज भी उनकी वीरता और मारवाड़ में राठौड़ राज की नींव रखने की कहानी कहता है। हाँ, तो सिंहा से आप स्टार्ट याद रख सकते हैं, मारवाड़ में राठौड़ों का स्टार्ट। ये अच्छा तरीका है याद रखने का। सिंहा माने स्टार्ट। हाँ। उन्होंने नींव डाली, एक मुश्किल जमीन पर पहला बीज बोया। सिंहा जी के बाद कई शासक हुए होंगे, लेकिन अगला महत्वपूर्ण नाम राव चुंडा का आता है। हाँ, बीच में आस्थान दुहड़ जैसे शासक हुए जिन्होंने संघर्ष जारी रखा। दुहड़ जी तो कर्नाटक से अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी माता की मूर्ति भी लाए थे, जिन्हें आज हम नागणेची माता के नाम से पूजते हैं। अच्छा, ये नागणेची माता वाली बात महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो राव चुंडा तक आते आते राठौड़ों की शक्ति थोड़ी बढ़ी और चुंडा के समय एक बड़ी घटना हुई। उन्हें मंडोर दहेज में मिला। मंडोर, वो तो पहले परिहारों की राजधानी थी, है ना? जी हाँ। कहानी ये है कि इंदा परिहारों ने अपनी राजकुमारी का विवाह राव चुंडा से किया और मंडोर का किला दहेज में दे दिया। ये एक बहुत बड़ी सामरिक और राजनीतिक उपलब्धि थी। मंडोर एक मजबूत किला था और मारवाड़ की राजधानी बनने के लिए उपयुक्त भी। और यहीं से कहते हैं मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत हुई, मतलब जागीरें देने की प्रथा। हाँ, चुंडा ने अपने भाइयों और बेटों को राज्य के अलग अलग हिस्से जागीर के रूप में दिए ताकि वो राज्य की रक्षा में सहयोग करें। एक तरह से ये सत्ता का विकेंद्रीकरण था, जिसने राठौड़ शक्ति को फैलाने में मदद की। लेकिन आगे चलकर इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हुए, जैसे कि जागीरदारों का ज्यादा शक्तिशाली हो जाना। बिल्कुल। वो कभी कभी केंद्रीय सत्ता के लिए चुनौती बन जाते थे। खैर, चुंडा का अंत भी दुखद हुआ। वो पुंगल के भाटियों से लड़ते हुए मारे गए। चुंडा के बाद उनके पुत्र रणमल का भी मेवाड़ के इतिहास में काफी दखल रहा, पर मारवाड़ की गद्दी पर असल मजबूती आई राव जोधा के समय में, जो चुंडा के पौत्र थे। हाँ, रणमल की हत्या मेवाड़ में हो गई थी और उसके बाद जोधा को मंडोर वापस हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। लगभग 15 साल लगे उन्हें। 15 साल? हाँ, और इसी संघर्ष के दौरान आवल बावल की संधि हुई थी मेवाड़ और मारवाड़ के बीच, जिसने सीमाओं का निर्धारण किया। जोधा को मारवाड़ में राठौड़ सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहना बिल्कुल सही है। चुंडा ने राजधानी मंडोर बनाई, पर जोधा ने था। सोचिए, मंडोर नीचे घाटी में था, उतना सुरक्षित नहीं। जोधा ने चिड़िया टूंक पहाड़ी हो चुना
ऊंची सीधी चढ़ाई, सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह। कहते हैं कि किले की नींव करणी माता ने अपने हाथों से रखी थी। हाँ, ऐसी मान्यता है और ये दिखाता है कि करणी माता का आशीर्वाद और प्रभाव कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। मेहरानगढ़ आज भी मारवाड़ की शक्ति और गौरव का प्रतीक है। तो जोधा से जोधपुर ये कनेक्शन याद रखना आसान है। हाँ, ये तो बिल्कुल सीधा है। जोधा, जोधपुर। उन्होंने राजधानी को मंडोर से जोधपुर स्थानांतरित किया, जो एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। इसने मारवाड़ के केंद्र को स्थायित्व दिया, सुरक्षा दी और यहीं से राज्य का व्यवस्थित विस्तार और प्रशासन संभव हो पाया। जोधा ने ही आसपास के कई इलाकों को जीतकर मारवाड़ राज्य को सही मायने में एक राज्य का रूप दिया। और फिर आते हैं राव मालदेव। इनका शासनकाल 1531 से 1562 तो मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। स्रोतों में जिक्र है कि उन्होंने 52 युद्ध लड़े और 58 परगनों पर अधिकार किया। बिल्कुल। मालदेव बहुत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक थे। उनके समय में मारवाड़ अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। बीकानेर, मेड़ता, अजमेर, नागौर, सिवाना, दूर दूर तक उनका प्रभाव था। फारसी इतिहासकारों ने उन्हें हिंदुस्तान का हशमत वाला राजा कहा, मतलब सबसे शक्तिशाली, वैभवशाली शासक। ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। हाँ, ये उपाधि सिर्फ उनकी सैन्य ताकत नहीं दिखाती, बल्कि उनका राजनीतिक रसूख, उनकी दौलत, उनके दरबार की शान, सब कुछ दर्शाती है। उन्होंने कई किले बनवाए और मरम्मत करवाई, जैसे सोजत, पोखरण, मेड़ता का किला। व्यापार को भी बढ़ावा दिया। लेकिन फिर उनका सामना हुआ शेर शाह सूरी से। गिरी सुमेल का युद्ध 1544, ये तो इतिहास में दर्ज है। हाँ, ये मालदेव के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। शेरशाह सूरी उस समय दिल्ली का बादशाह था और मालदेव की बढ़ती ताकत उसे खटक रही थी। खिलाफ शक पैदा कर दिया। हाँ, शेरशाह ने जाली पत्र मालदेव के शिविर के पास डलवा दिए, जिनसे ऐसा लगे कि जैता और कुंपा उससे मिले हुए हैं। मालदेव इस चाल में आ गए और युद्ध भूमि से पीछे हट गए। ओह, ये तो बहुत बड़ी गलती हुई। बिल्कुल। लेकिन जैता और कुंपा ने अपने ऊपर लगे दाग को धोने के लिए सिर्फ कुछ हजार सैनिकों के साथ शेरशाह की विशाल सेना पर हमला बोल दिया। वो इतनी बहादुरी से लड़े कि शेरशाह के पांव उखड़ गए। और तभी शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। हाँ, बिल्कुल यही कहा। मतलब मारवाड़, जो बाजरे का प्रदेश है, को जीतने के चक्कर में वो दिल्ली की सल्तनत लगभग गंवा बैठा था। जैता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन मारवाड़ की वीरता का लोहा मनवा गए। इसी दौर में रानी उमादे भटियाणी, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो मालदेव से रूठकर अजमेर के तारागढ़ किले में रहीं, है ना? जी हाँ, विवाह की पहली रात ही किसी बात पर अनबन हो गई और वो आजीवन मालदेव से रूठी रहीं। उनके स्वाभिमान की कहानी भी मारवाड़ के इतिहास का एक हिस्सा है। तो मालदेव का युग शौर्य का तो था, पर गिरी सुमेल जैसी घटना ये भी दिखाती है कि शायद कूटनीतिक समझ या अपने ही लोगों पर भरोसे में कहीं चूक हुई। हाँ, कह सकते हैं अति महत्वाकांक्षा और शायद थोड़ा संदेह, इसने उन्हें गिरी सुमेल में कमजोर कर दिया। लेकिन फिर भी उनका योगदान मारवाड़ के विस्तार और शक्ति को स्थापित करने में अद्वितीय है। मालदेव के बाद उनके पुत्र राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन भर संघर्ष किया। उन्हें मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। हाँ, चंद्रसेन का संघर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्हें अपने भाइयों का विरोध झेलना पड़ा। उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाई और मुगलों को चैन नहीं लेने दिया। फिर मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले शासक भी आए, जैसे मोटा राजा उदय सिंह। और फिर आते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, 1638 से 1678। इनका मुगल दरबार में बड़ा मान था। जी, जसवंत सिंह शाहजहां के पसंदीदा सरदारों में से थे। उन्हें महाराजा की उपाधि भी शाहजहां ने ही दी थी। जब शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया। धर्मत के युद्ध में वो औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से लड़े थे, अप्रैल 1658 में। हाँ, हालांकि वो युद्ध हार गए। कहा जाता है कि जब वो हारकर जोधपुर लौटे तो उनकी रानी ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे, ये कहकर कि राजपूत या तो जीत कर लौटते हैं या मरकर। हालांकि इस कहानी की प्रामाणिकता पर सवाल है। अच्छा, औरंगजेब से उनके संबंध कैसे रहे? क्योंकि वो तो दारा के पक्ष में लड़े थे। देखिए, औरंगजेब बादशाह बनने के बाद जसवंत सिंह को माफ तो कर दिया, लेकिन उन पर पूरी तरह भरोसा कभी नहीं किया। उन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया, फिर दक्षिण में भेजा, शिवाजी के खिलाफ भी भेजा और अंत में काबुल और जमरूद अफगानिस्तान में नियुक्त किया। ये महत्वपूर्ण पद थे, लेकिन एक तरह से उन्हें दिल्ली से दूर रखने की कोशिश भी थी। और 1678 में जमरूद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया।
इसका क्या मतलब था? कुफ्र मतलब इस्लाम का विरोध या अधर्म। औरंगजेब जसवंत सिंह को हिंदू धर्म का एक मजबूत स्तंभ और शायद अपने कट्टर इस्लामिक राज्य के रास्ते में एक बाधा मानता था। ये टिप्पणी सिर्फ एक शोक संदेश नहीं थी, ये औरंगजेब की आगे की मंशा का संकेत थी कि अब मारवाड़ पर पूरी तरह कब्जा करने का रास्ता साफ हो गया है। जसवंत सिंह सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, विद्वान भी थे। भाषाभूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार, आनंद विलास जैसी रचनाएं उनकी बताई जाती हैं। बिल्कुल, वो साहित्य और कला के संरक्षक भी थे। उनका शासनकाल मारवाड़ के लिए एक महत्वपूर्ण दौर था, जहां मुगल सत्ता के साथ संतुलन बनाते हुए अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश की गई। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनका कोई पुत्र जीवित नहीं था, लेकिन उनकी 2 रानियां गर्भवती थीं। बाद में लाहौर में अजीत सिंह का जन्म हुआ, मुगल नियंत्रण में ले लिया, और उसने अजीत सिंह को राजा मानने से इनकार कर दिया और शायद इस्लाम अपनाने की शर्त रखी। जी, वो अजीत सिंह को दिल्ली ले आया और उसे मुगल हरम में पालने और शायद बाद में मुसलमान बनाने की योजना थी। यहीं पर वीर दुर्गादास राठौड़ का उदय होता है। दुर्गादास राठौड़, इनका नाम तो बड़े सम्मान से लिया जाता है। बिल्कुल, जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के बेटे थे दुर्गादास। उन्होंने कुछ अन्य सरदारों और गौराधाय, जिन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं, के साथ मिलकर एक साहसी योजना बनाई। गौराधाय, उन्होंने अपने बेटे का बलिदान दिया था अजीत सिंह को बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल, पन्नाधाय की तरह मुकुंदास खींची और अन्य लोगों ने अजीत सिंह को मिठाई की टोकरी में छिपाकर दिल्ली से बाहर निकाला और गौराधाय ने अपने बेटे को अजीत सिंह की जगह सुला दिया था ताकि मुगलों को शक न हो। ये अद्भुत स्वामी भक्ति और बलिदान था, अविश्वसनीय। दुर्गादास राठौड़ ने फिर अजीत सिंह को सिरोही और फिर मेवाड़ की पहाड़ियों में सुरक्षित रखा और लगभग 30 साल तक औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 30 साल, ये तो बहुत लंबा संघर्ष था। हाँ, 1679 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक दुर्गादास ने मुगलों के खिलाफ मेवाड़ से और यहाँ तक कि औरंगजेब के विद्रोही बेटे अकबर से भी संधियां की। उन्होंने छापामार युद्ध से मुगल सेना को बहुत परेशान किया। इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें राठौड़ों का यूलिसीस कहा, उनकी कूटनीति, वीरता और दृढ़ निश्चय के लिए। इस संघर्ष ने मारवाड़ को बचाए रखा। हाँ, इसी संघर्ष के कारण औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठ सकें। ये मारवाड़ के स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक है और दुर्गादास राठौड़ इसके महानायक हैं। अजीत सिंह के बाद उनके पुत्र अभय सिंह 1724 से 1749 महाराजा बने। इनके समय की एक घटना बहुत दर्दनाक है और आज भी याद की जाती है, खिजरड़ी हत्याकांड। हाँ, 1730 ईस्वी की बात है। महाराजा अभय सिंह जोधपुर में मेहरानगढ़ किले में कोई निर्माण करवा रहे थे और उसके लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने खेजड़ली गांव से खेजड़ी के पेड़ काटने का आदेश दिया। जी, लेकिन वो इलाका बिश्नोई समुदाय का था, जो पेड़ों और वन्य जीवों को पवित्र मानते हैं और उनकी रक्षा के लिए जाने जाते हैं। गुरु जंभेश्वर जी ने उन्हें ये सीख दी थी। तो जब राजा के सैनिक पेड़ काटने पहुंचे तो अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला के नेतृत्व में गांव वाले पेड़ों से लिपट गए। उन्होंने कहा, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, मतलब अगर सिर कटाकर भी पेड़ बचता है तो भी ये सौदा सस्ता है। हे भगवान! सैनिकों ने आदेश का पालन किया और एक एक करके पेड़ों से लिपटे लोगों को काट डाला। अमृता देवी, उनकी 3 बेटियां और कुल 363 स्त्री पुरुषों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। 363 लोग! ये तो अकल्पनीय बलिदान है। बिल्कुल। इतिहास में पर्यावरण रक्षा के लिए इतने बड़े पैमाने पर आत्म बलिदान का शायद ही कोई दूसरा उदाहरण मिले। ये घटना विक्रम संवत 1787 में भाद्रपद महीने में हुई थी। विक्रम संवत 1787, तो ये 1730 ईस्वी कैसे हुआ, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, विक्रम संवत और ईस्वी सन 2 अलग कैलेंडर हैं। विक्रम संवत ईस्वी सन से लगभग 57 साल आगे चलता है। तो अगर विक्रम संवत 1787 है तो उसमें से 57 घटाने पर 1730 ईस्वी आता है। पुराने भारतीय रिकॉर्ड अक्सर विक्रम संवत में ही मिलते हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो 1730 ईस्वी की ये घटना आज भी पर्यावरण चेतना का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल, आज भी बिश्नोई समाज अपने प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है और खेजड़ली बलिदान दिवस मनाया जाता है। अभय सिंह के दरबार में कुछ प्रसिद्ध कवि भी थे, जैसे कर्णिदान, जिन्होंने सूरज प्रकाश लिखा, और वीर भाण, जिन्होंने राजरूपक लिखा। इन ग्रंथों में क्या है? इनमें अभय सिंह के समय की घटनाओं, खासकर उनके गुजरात अभियान और अहमदाबाद के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो अभय सिंह का शासनकाल खेजड़ीली जैसी दुखद घटना के साथ साथ साहित्यिक और सैन्य गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। अभय सिंह के बाद भी ये वंश परंपरा आगे चलती रही? हाँ,
राम सिंह, भगत सिंह जिन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी, विजय सिंह, भीम सिंह, मान सिंह जिनके समय में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। हाँ, ये दौर आंतरिक संघर्षों, मराठा हस्तक्षेप और फिर अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव का रहा। और अंततः महाराजा हनवंत सिंह के समय 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत का भारत में विलय हो गया। जी, हनवंत सिंह थोड़े हिचकिचाए थे शुरू में, पाकिस्तान में मिलने की भी सोच रहे थे, ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन अंततः सरदार पटेल के प्रयासों से जोधपुर रियासत भारत का अंग बन गई। तो राव सिंह से लेके महाराजा हनवंत सिंह तक ये एक लंबी और उतार चढ़ाव भरी यात्रा रही। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मारवाड़ के राठौड़ शासकों की विरासत में हमें क्या क्या दिखता है? वीरता तो है ही, वीरता है, राज्य का विस्तार है, मुगलों जैसी बड़ी शक्ति से लंबा संघर्ष है, चाहे वो मालदेव हों, चंद्रसेन हों या दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह हों। कला और साहित्य का संरक्षण भी है, जैसे जसवंत सिंह या अभय सिंह के समय में। बिल्कुल, और बलिदान की कहानियां भी हैं, जैता कुंपा से लेकर गौराधाय और खेजड़ली के 363 शहीद। कूटनीति भी है, अच्छे बुरे फैसले भी हैं। एक राज्य को बनाने, बचाने और चलाने की पूरी कहानी है इसमें। उन्होंने न केवल एक राज्य बनाया और उसका विस्तार किया, बल्कि मुश्किल समय में उसका अस्तित्व भी बचाया और अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान, मारवाड़ी पहचान को कायम रखा। हाँ, और ये सोचने की बात है कि ये सैकड़ों साल पुरानी कहानियां आज भी हमें क्यों इतनी आकर्षित करती हैं, इनका जिक्र क्यों बार बार आता है? शायद इसलिए कि ये सिर्फ राजाओं की कहानियां नहीं है, ये उस मिट्टी की, उस क्षेत्र की पहचान से जुड़ी हैं। बिल्कुल, इनकी विरासत, इनके बनाए किले, इनकी शुरू की हुई परंपराएं, इनके संघर्षों की यादें, ये सब आज के मारवाड़ और पूरे राजस्थान की पहचान का हिस्सा हैं। मेहरानगढ़ का किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो जोधा की दूरदर्शिता, मालदेव के शौर्य, जसवंत सिंह के संतुलन, दुर्गादास के संघर्ष, इन सब की कहानी कहता है। हाँ, ये बात तो है। तो शायद आज के लिए सोचने का सवाल ये हो सकता है कि ये इतिहास, ये विरासत हमारे आज को कैसे प्रभावित करती है? क्या हम इसे सिर्फ कहानियों की तरह देखते हैं या इससे कुछ सीखते भी हैं? इतिहास कैसे हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देता है, ये जानना शायद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये इतिहास सिर्फ गुजरी हुई बात नहीं, बल्कि वर्तमान को समझने की एक कुंजी है। तो ये थी मारवाड़ के राठौर शासकों की वंशावली पर हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और रोज के MCQs के लिए हमारे YouTube शॉर्ट्स जरूर देखें। धन्यवाद।